नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल UKGS स्टडी पॉइंट में। जैसे कि आपने पिछली दो वीडियो देखी होंगी, दो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, आज ये थर्ड क्लास है जिसमें हम सेकंड क्लास में जो डिस्कस कर चुके हैं वो अभी तक फर्स्ट चैप्टर है जो उत्तराखंड का इतिहास अजय राउत की बुक है, उत्तराखंड एक परिचय। उसमें हमने डिस्कस कर चुके हैं कि सनत कुमार और जो ब्रह्म ऋषि हैं वो हरिद्वार की यात्रा कर चुके हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इससे आगे को, जो देहरादून में मौर्य काल का जो कालसी अभिलेख है। ठीक है, मौर्य काल मौर्य काल में कालसी में सम्राट अशोक के शिला प्रज्ञान की प्राप्ति से यह प्रमाणित होता है कि यह प्रदेश अशोक के साम्राज्य की उत्तरी सीमा में था। ठीक है, जो मौर्य काल था 324 से 187 के बीच। ठीक है, उस काल में जो अशोक सम्राट थे उनकी शिलालेख से ये प्राप्त होता है कि यह जो क्षेत्र था उत्तराखंड जो था ये उसकी उत्तरी सीमा रही होगी, उनके साम्राज्य की उत्तरी सीमा रही होगी। ठीक है, अब डॉक्टर राय चौधरी का मानना है कि अशोक के स्तंभों से उत्कीर्ण लेखों से सिद्ध होता है कि देहरादून जनपद तराई क्षेत्र भी अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। ठीक है, जो देहरादून है तथा तराई क्षेत्र है जो अशोक के अंतर्गत रहा होगा। ये देहरादून और तराई क्षेत्र तो अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत रहा होगा, लेकिन पूरा उत्तराखंड नहीं। ठीक है, ये उसके साम्राज्य का उत्तरी बिंदु रहा होगा, उत्तरी सीमा रही होगी उसके साम्राज्य का, अशोक के साम्राज्य का उत्तरी सीमा रही होगी उत्तराखंड। लेकिन देहरादून और तराई क्षेत्र जो है उसके प्रदेश में शामिल होगा। परंतु मध्य हिमालय के पर्वतीय भागों में शासन पूर्ववत कुलिंद नरेशों द्वारा ही होता रहा होगा। कुलिंद शासकों को माना जाता है ऐतिहासिक राजनीतिक शक्ति जो थी उत्तराखंड में, सबसे पहले कुलिंदों को ही माना जाता है। ठीक है, तो कुलिंद शासक जो थे वो पर्वतीय भागों में पहले की तरह शासन कर रहे थे, लेकिन जो तराई क्षेत्र और देहरादून का भाग था वो अशोक के क्षेत्र में था। इसी काल में अशोक के शासनकाल के 17वें 18वें वर्ष के मध्य हिमालय में बौद्ध धर्म की पहली लहर पहुंची थी। ठीक है, हिमालय की तरफ बौद्ध धर्म भी अशोक के काल में ही आया था। यहाँ पे शुंग काल लगभग 127 से 75 ईसा पूर्व में मध्य हिमालय का कुलिंद जनपद देहरादून सहित पूर्णतः स्वतंत्र रहा होगा। ये जो शुंग काल था उस समय में जो था कुलिंद जनपद हो गया, देहरादून सहित पूर्णतः स्वतंत्र रहा होगा पूरा क्षेत्र। यद्यपि सेनापानी से प्राप्त स्तूप के भग्नावशेष जिनका अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है अनुमानित किए जाते हैं कि शुंगकालीन है, किंतु यह वन प्रदेश भी अपने अधिकार में नहीं था। जो कहाँ का सेनापानी जो स्तूप है, ठीक है, सेनापानी स्तूप से किस राज जो सेनापानी से प्राप्त स्तूप जो था वो किस राजवंश से संबंधित माना जाता है? शुंग काल के राजवंश से संबंधित माना गया है। लेकिन ये जो था ये अध्ययनरत नहीं है, मतलब इसे पढ़ा नहीं गया है, तो इसलिए इसे प्रमाणिक तौर पर नहीं माना जाता है। तो इसके बाद जो आता है डॉक्टर कठौज के अनुसार मध्य हिमालय में लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक कुलिंद सत्ता के इतिहास का एकमात्र स्रोत जो मिलता है वो उसकी मुद्राएं मिलती हैं, जो कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। ठीक है, कुलिंदों का साक्ष्य होना उत्तराखंड में, कुलिंद शासकों का उत्तराखंड में होना जो साक्ष्य मिला है वो उनकी मुद्राएं हैं जो 3 प्रकार की हैं। उनमें सबसे पहले जो है वो है अमोद मूर्ति प्रकार की। ठीक है, अमोद मूर्ति क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमोद मूर्ति जो था कुलिंद शासकों का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, अमोद मूर्ति जो था कुलिंद शासकों में से सबसे प्रतापी शासक था, और अमोद मूर्ति प्रकार की मुद्राएं उस प्रतापी शासक के नाम से थी। जो अमोद मूर्ति प्रकार की जो मुद्राएं थी उस प्रतापी शासक के नाम पे ही थी, अमोद मूर्ति। ठीक है, जो मुद्राएं थी ये रजत तथा ताम्र मुद्राएं, उन पर अपूर्ण मुद्रा लेख ब्रह्मी खरोष्टी में अथवा मात्र ब्रह्मी में लिखी गई थी। केवल ब्रह्मी, किसी में ब्रह्मी खरोष्टी, किसी में केवल मात्र ब्रह्मी लिपि में ही कुछ लिखा गया था उसमें। ठीक है, जो रजत और ताम्र मुद्राएं थी
उसके बाद जो द्वितीय प्रकार की जो इसमें मुद्राएं हैं वो है अल्मोड़ा प्रकार की। ठीक है, कुनिंदों के जो साक्ष्य मिले हैं, जो मुद्राएं मिली हैं, वो अल्मोड़ा प्रकार की भी मुद्राएं मिली हैं। अब अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं हैं ये केवल उत्तराखंड में ही मिली हुई हैं। ठीक है, इनमें से अल्मोड़ा जनपद में 4 मुद्राएं मिली जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। ठीक है, अल्मोड़ा में 4 मुद्राएं मिली जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। इसके बाद कतूरी घाटी में 54 मुद्राएं और मिली हैं। ठीक है, जो अल्मोड़ा प्रकार की हैं वो तो 4 तो जो है अल्मोड़ा में ही मिली, जिन्हें ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है लंदन में, और उसके बाद कुछ कतूरी घाटी में मिली है। कुल मिला के कितनी मिली है? कतूरी घाटी में 54 मुद्राएं मिली हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जो उत्तराखंड में कुनिंद शासकों ने भी कभी शासन किया होगा। अब आता है तीसरे प्रकार का। ठीक है, जो तीसरे प्रकार की जो मुद्राएं थी वो थी चत्रेश्वर प्रकार की। जो तीसरी प्रकार की मुद्राएं हैं वो है चत्रेश्वर क्यों पड़ा इनका नाम? क्योंकि यह जो थी मुद्राएं कुनिंद शासकों की मान्यता अनुसार अपने अधिष्ठाता देवता चत्रेश्वर या छत्रेश्वर के नाम पर निर्गत की गई होंगी। इनके जो जिनको ये देवता मानते होंगे, अपने जो इष्ट मानते होंगे, वो चत्रेश्वर या छत्रेश्वर के नाम होगा उनका। उन्हीं के आधार पर इन्होंने अपनी सिक्का निकाला होगा चत्रेश्वर करके। ठीक है, ये 3 प्रकार के कुनिंद शासकों के होने के साक्ष्य मिलते हैं। अब इसके आगे को कुछ अलग है। ठीक है, अलग क्या है? कुछ अलग जो राजा आए उनका भी विवरण किया गया है इसमें। कुषाणों के शासन काल में भी जो पहली से तीसरी सदी तक कुनिंदों की स्वतंत्र सत्ता थी। ठीक है, फिर जो पहले तो ये जो थे अशोक साम्राज्य था, तो उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था जो देहरादून तक फैला था। उसके बाद कुषाणों ने शासन किया था, लेकिन कुषाणों के शासन के समय भी कुनिंद जो थे वो स्वतंत्र शासक, तो किसी के अधीन नहीं थे। यद्यपि कुषाणों की महती शक्ति के समक्ष कुनिंदों को अपने पर्वतीय भूभाग से भी संतुष्ट रहना पड़ा। ठीक है, अब वो कुषाणु तो शक्तिशाली थे, कुनिंद जो थे उनके सामने जो अपना पर्वतीय भूभाग था उसी से संतुष्ट थे। वो जो महान शासक थे कुषाण सम्राट कनिष्क प्रथम के परिवार को मध्य हिमालय के तराई प्रदेश पर अधिकार करने का श्रेय है। ठीक है, जो कुषाण शासक थे कनिष्क प्रथम, उसके कुछ वंशजों ने मध्य हिमालय के तराई क्षेत्र में भी अधिकार किया था। कुषाणों की मुद्राएं उत्तराखंड की तराई और शिवालिक के समीप भी प्राप्त हो चुकी हैं। ठीक है, जो कुषाणों की मुद्राएं हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई? एक तो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र और शिवालिक क्षेत्रों से भी कुषाणों के भी मिले हैं। कुनिंदों के तो मिले ही हैं, 3 प्रकार के थी, लेकिन कुषाणों के भी कुछ ऐसे जो मुद्राएं वो तराई और शिवालिक क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड में कुषाण मुद्राओं से प्राप्त होने से ज्ञात होता है कि कुनिंदों के मैदानी भाग में कुषाणों के अधिकार में चले गए थे, परंतु मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में तब भी कुनिंदों का स्वतंत्र स्थापित रहा होगा। ठीक है, कुनिंद जो थे पर्वतीय क्षेत्र में तब भी थे, जो अशोककालीन थे मौर्य साम्राज्य में उस समय भी पर्वतीय क्षेत्रों में जो थे स्वतंत्र शासक थे वो। उसके बाद जो शासक कुषाण आए तो उस समय भी पर्वतीय क्षेत्रों में उनका पूरा सत्ता उनके हाथों में थी। कुषाण सत्ता अधिक समय तक स्थिर न रह सकी। मैदानी क्षेत्रों में कुनिंद वंश पुनः स्थापित हो गए। फिर मैदानी क्षेत्र में कुनिंद दोबारा आगे कुषाणों को हरा दिया कुनिंदों ने। उसके बाद जो कुषाण चले गए थे वहाँ से, कुषाणोत्तर काल के मध्य हिमालय में जिन गणराज्यों और राजा वंशों के शासन का ज्ञात उनकी मुद्राएं अभिलेखों से मिलता है। अब कुछ ऐसे शासक भी आए कुषाणों के बाद, उन्होंने वहाँ पे शासन किया। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले जो आता है नाम वो आता है योधेय वंश। ठीक है, योधेयों का आता है। उनकी गणराज्य तृतीय चौथी सदी ईसा में बहुत शक्तिशाली शासक था 3री और 4थी सदी में। ठीक है, इन्हें योधेयों को सबसे शक्तिशाली माना गया है। मध्य हिमालय के पश्चिम भाग में उसके शासन की पुष्टि कांगड़ा, शिमला, जौनसार, बाबर, काला डंडा और सहारनपुर में अत्यधिक मात्रा में प्राप्त उनकी मुद्राओं से होता है। देखो कहाँ कहाँ से अब योधेयों के हमें साक्ष्य मिले हैं, कहाँ कहाँ से मिले हैं? एक तो कांगड़ा, शिमला, जौनसार, काला डंडा,
जौनसार बाबर क्षेत्र जो देहरादून का मैदानी क्षेत्र है, जौनसार बाबर क्षेत्र। काला टांडा हो गया गढ़वाल का, और सहारनपुर हो गया, ठीक है। ये हरिद्वार से लगता हुआ जो जिला है यूपी का सहारनपुर, वहाँ उन जगहों से जो प्राप्त मुद्राएं हैं उनसे ये पता चलता है कि योधी शासकों ने भी तृतीय और चौथी शताब्दी में उत्तराखंड में शासन किया था। पर्वतीय कुड़िंद जो पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी भागों में क्रमशः कुषाण तथा योधी अधिकार हो जाने के उपरांत भी पर्वतीय प्रदेशों में न किसी रूप से शासन कर रहे थे, किसी न किसी रूप से शासन कर रहे थे। जो कुड़िंद थे, ठीक है, वो कुड़िंद जो थे पर्वतीय क्षेत्रों में भी तब भी विद्यमान थे, ठीक है। कुषाणों ने शासन किया तराई क्षेत्र में, फिर कुषाणों से जीत गए थे। उसके बाद योधे आए, योधे के शासन काल में भी जो थे पर्वतीय क्षेत्रों में किनको शासन था, कुड़िंदों का शासन जारी था। युग शैली का वर्षगणीय गोत्रीय वंश, ठीक है, गोत्रीय वंश जो कालसी प्रदेश में राज्य कर रहा था और जिनके प्रतापी राजा शीलवर्मन ने यमुना के वाम तट पर अश्वमेध यज्ञ किए, ठीक है। किसने किए थे? शीलवर्मन ने। शीलवर्मन किस राजवंश से था? गोत्रीय वंश से, ठीक है। इसका शासनकाल रहा 250 से 300 ईसा पूर्व तक, ठीक है। 250 से 300 ईसा पूर्व तक शासन रहा शीलवर्मन का। और शीलवर्मन जो शासक था गोत्रीय राजवंश से, ठीक है, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है खुले में, और घोड़ा अगर किसी दूसरे राजा के क्षेत्र में, दूसरे राज्य के राज्य क्षेत्र में पहुंचता था, तो अगर उस राजा द्वारा उस घोड़े का विरोध किया जाता था तो उस राजा को, जिसने घोड़ा छोड़ा था, उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। अगर वो उसका विरोध नहीं करता है तो ये सीधे सीधे समझा जाता था कि ये राज्य इसके अधीन आ जाएगा करके। स्कंदगुप्त के पश्चात गुप्त वंश का प्रताप ढलने लगे। स्कंदगुप्त के बाद क्या होता है कि वहाँ का जो गुप्त काल का जो राजवंश है वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है, और वहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों की भांति संभवतः मध्य हिमालय क्षेत्र में भी क्या होता है, परिवर्तन आने लग जाते हैं। तो उसके बाद परंपरागत राजवंश शासन कर रहे होते हैं, जिनमें यादव और नाग प्रधान थे। फिर जो वहाँ के जो स्थानीय राजवंश थे तो उन्होंने शासन शुरू कर दिया था, यादव और नागवंशों ने। डॉक्टर कठौच के अनुसार यदुवंशी राजाओं का ज्ञान हमें ईश्वरा की लाखामंडल प्रशस्ति से प्राप्त होता है, ठीक है। ईश्वरा की जो लाखामंडल प्रशस्ति है, वहाँ पर कुछ साक्ष्य हैं, उससे ये प्राप्त होता है कि यदुवंशी राजा भी कभी उत्तराखंड में राज किया था उन्होंने, ये बात पता चलती है ईश्वरा की लाखामंडल प्रशस्ति से। प्रशस्ति में इस राजवंश की 11 पीढ़ियों के 12 शासकों का नाम उद्गृत है, ठीक है। 11 पीढ़ियों के 12 राजाओं के नाम उद्गृत हैं जो ईश्वरा की लाखामंडल प्रशस्ति है, ठीक है, जिसकी स्थिति प्राग गुप्त काल से कम हर्षवर्धन के काल तक रही होगी। प्राग गुप्त काल से हर्षवर्धन के बीच का जो पीरियड रहा होगा, उस काल में जो राजा रहे वो यदुवंशी राजा रहे, ठीक है। प्रशस्ति में यमुना प्रदेश के यदुओं की राजधानी जो है सिंहपुर बताई गई है। जो यदुवंशी राजा थे उनकी जो राजधानी बताई गई है, जो प्रशस्ति है ईश्वरा की लाखामंडल प्रशस्ति, उनमें जो यदुवंशियों की जो राजधानी बताई गई है वो बताई गई है सिंहपुर, ठीक है। सिंहपुर को उनकी राजधानी। अब इसमें पूछा जाएगा कि यदुवंशियों की राजधानी कहाँ बताई गई है, तो वो सिंहपुर बताई गई है, ठीक है। सिंहपुर जो है लाखामंडल के प्रशस्ति का सिंहपुर हो सकता है, ठीक है, और लाखामंडल की ही जो प्रशस्ति है उसी का सिंहपुर हो सकता है। यदुवंशियों के बाद मध्य हिमालय में 6वीं-7वीं ईसा पूर्व में नागवंश के अस्तित्व का पता चलता है, ठीक है। मध्य हिमालय में 6वीं-7वीं शताब्दी में नागवंश के होने का अस्तित्व पता चलता है। इस सूचना का प्रमुख स्रोत उस वंश के त्रिशूल लेख का जो गोपेश्वर में स्थित है प्राप्त होता है, ठीक है। जो गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख है उससे ये पता प्राप्त होता है कि जो राजा थे नागवंश, उत्तराखंड में उनका भी कुछ अस्तित्व रहा होगा, अस्तित्व था उत्तराखंड में, ये बात पता चलती है त्रिशूल लेख से, ठीक है, जो गोपेश्वर में स्थित है। और ये 7वीं शताब्दी का है,
छठी 7वीं शताब्दी का त्रिशूल लेक है, जो गोपेश्वर का है। गढ़वाल में जो गोपेश्वर है वहाँ पे स्थित है ये त्रिशूल लेक, जो छठी 7वीं शताब्दी का है। इस जो त्रिशूल लेक है, जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेक है, उसमें 4 नाग नरेशों के क्रमांगत नाम दिए गए हैं। ठीक है, 4 नाग नरेशों का भी उसमें वर्णन है। उसमें है स्कंदनाग, बिहूनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। 4 नाग राजाओं का उसमें उल्लेख किया गया है। विशेषकर इसको याद रखना यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे 4 जो ये वो राजा हैं, कौन कौन से हैं? वो हैं स्कंदनाग, बिभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। 4 नाग राजाओं का उल्लेख किया गया है त्रिशूल लेक गोपेश्वर का, जो छठी 7वीं शताब्दी का है। उसमें 4 नाग राजाओं का वर्णन मिला है, स्कंदनाग, बिभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। जो गणपति नाग है, ठीक है, गणपति नाग उत्तरी नाग वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक प्रतीत होता है। उसका राज्य विस्तार हिमालय के करतरपुर, गढ़वाल उसके पड़ोस का जो क्षेत्र है विस्तृत होने का अनुमान होता है। ठीक है, जो गणपति नाग है, जो उत्तरी नाग वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था गणपति नाग, तो उसका जो राज्य था, उसका राज्य जो था वो हिमालय के करतरपुर, मतलब गढ़वाल का क्षेत्र जो है, गढ़वाल के साथ जो टच होता है राज्य, वहाँ तक विस्तृत माना गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगली वीडियो हम डिस्कस करेंगे हर्ष के पश्चात मध्य हिमालय। ठीक है, इसके काल को डिस्कस करेंगे और इसके जो विशेषताएं हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।